Hello dear students, Keshav sir is here. You are watching my YouTube channel KRD classes. Please subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the notification of all the new videos uploaded on this channel. This video is for the subject of OCM class 12 of Maharashtra State Board. Hope you will learn and enjoy this lecture. See you in the lecture. Now we are going to complete the last part of the chapter 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था हेनरी फॉयल जो है, हेनरी फॉयल ने जो 14 प्रिंसिपल्स अपने को लिख के दिए वो 14 प्रिंसिपल्स अपन ने देखे। अभी अपन देखेंगे हेनरी फॉयल तो एक था, फिर हेनरी फॉयल ने अपने 14 प्रिंसिपल्स दे दिए। उसके बाद एक नया और मैनेजमेंट एक्सपर्ट आया, दैट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। कम टू द पेज नंबर 8। एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ मींस ये एफ.डब्ल्यू. टेलर, इसको बोलते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और अपना हेनरी फॉयल को क्या कहा जाता है? हेनरी फॉयल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फॉयल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और जो अपना हेनरी फॉयल है इसको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने नए प्रिंसिपल्स दिए। ये प्रिंसिपल्स लीजिए, मैंने अपने रिसर्च एक्सपर्टाइज नॉलेज और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च करके मैंने अपने नए प्रिंसिपल्स बनाए। ये प्रिंसिपल्स लीजिए। इसने कभी भी ये नहीं बोला कि जो हेनरी फॉयल ने जो प्रिंसिपल्स दिए वो गलत है, ऐसा उसने नहीं बोला। हेनरी फॉयल के जो प्रिंसिपल थे वो हेनरी फॉयल के अधिकार के थे, हेनरी फॉयल का नाम जुड़ा था उसको। इसने अपने रिसर्च के करके इसने अपने प्रिंसिपल्स दिए। इसको बोलते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसके प्रिंसिपल्स देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ध्यान रखना, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जो अपन ने एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए उसको कहेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जो हेनरी फॉयल ने जो प्रिंसिपल्स दिए उसको बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसको क्या कहेंगे? सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए उसको बोलेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो आप लोगों को यह आंसर लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सिर्फ लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो अपने को लिखना है हेनरी फॉयल के वो 14 प्रिंसिपल। 7-8 प्रिंसिपल अपन एक्सप्लेन करेंगे और बाकी प्रिंसिपल का सिर्फ हेडिंग लिखेंगे। और ये है एफ.डब्ल्यू. के प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी substitute with the method of developed through scientific analysis of work के नीचे Taylor insists upon scientific method for each small work. This principle is concerned with the selecting the best way of performing a job after a scientific analysis of that job and not by trial and error method. ध्यान रखना, बहुत सारे थंब रूल्स बने रहते हैं। अगर ऐसा हुआ ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा करके आप लोग वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। अगर अपना सेल नहीं बढ़ रहा तो एडवर्टाइजमेंट कीजिए, मार्केटिंग कीजिए, सेल बढ़ाइए। अगर अपना प्रोडक्शन कम हो रहा तो ज्यादा वर्कर लगाइए तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर अपना प्रॉफिट नहीं हो रहा तो खर्चा कम कर दीजिए, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इस तरह के जो थंब रूल्स है ये थंब रूल्स अप्लाई करना बंद करो, ऐसा कहता है अपने को एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर कहता है थंब रूल्स जो बने हुए हैं अगर कुछ हुआ तो उसके लिए ये है, ऐसे जो थंब रूल्स बने हो वो थंब रूल्स को फॉलो करना बंद करिए। साइंटिफिक तरीके ढूंढिए, नए तरीके ढूंढिए, हर एक स्मॉल चीज के लिए नए तरीके ढूंढिए, ऐसा कहता है। देखिए क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी, अपने ऑर्गेनाइजेशनल की इफिशियंसी बढ़ाने के लिए द रूल ऑफ थंब्स मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड। जो थंब रूल बने हुए हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए विद द मेथड डेवलप थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस। विद द जो थंब रूल जो बने हुए हैं उसको हटा दीजिए और उसकी जगह साइंटिफिक मेथड से नए रूल्स डेवलप कीजिए। साइंटिफिक एनालिसिस से नए तरीके ढूंढिए। देखो टेलर क्या लिखता है, टेलर इंसिस्ट अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क। हर एक छोटा वर्क जो है उसके लिए साइंटिफिक मेथड ढूंढिए। अगर अपना प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ उसके साइंटिफिक तरीके ढूंढिए, सिर्फ कॉस्ट कम करना ये तरीका नहीं है। अगर अपना मार्केट सेल नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए मार्केटिंग कीजिए, एडवर्टाइजमेंट कीजिए। इस तरह के थंब रूल मत देखो। मार्केटिंग कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, उसके कारण ढूंढिए, नए तरीके साइंटिफिक रिसर्च कीजिए। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विद द सिलेक्टिंग बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब। बेस्ट वे, नए तरीके
तरीके देखिए, जो पुराने थंब रूल है उसको छोड़ दीजिए, नए तरीके देखिए ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर, और ये पर नए तरीके कैसे देखेंगे अपन, आफ्टर अ साइंटिफिक एनालिसिस करके ऑफ दैट जॉब। कोई भी जॉब है या फिर कोई भी एरर आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा, तो वहां पे साइंटिफिक एनालिसिस करके। नेक्स्ट इज हार्मोनी नॉट डिसऑर्डर। हार्मोनी मतलब एक स्मूथ रिलेशनशिप होना चाहिए, एक स्मूथ फंक्शनिंग होना चाहिए। हार्मोनी मतलब एक स्मूथ फंक्शनिंग। According to this principle, there should be a harmony between employees and management. This coordination will help in minimizing conflicts between them. Perfect understanding between employees and management will be helpful in creating a healthy work environment for the achievement of desired goal, that is the success. Next is FW टेलर जो है वो FW टेलर कहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी क्रिएट कीजिए, डिसऑर्डर मत कीजिए। जो एम्प्लॉय है या जो मैनेजमेंट है, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इनके बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, वो कम कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए। या फिर एम्प्लॉयज के बीच में जो गुड्स बने रहते हैं, एक गुड दूसरा गुड, एक दूसरे से बीच में जो जेलसी है, एक दूसरे के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको सबको हटा दीजिए, हार्मोनी लाइए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। जो एम्प्लॉयज है और जो मैनेजमेंट है, इनके बीच में हार्मोनी होना चाहिए। According to this principle, this coordination will help in minimizing conflicts। और हार्मोनी की वजह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के लिए मदद होंगी। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। अगर प्रॉपर है मालक लोगों के बीच में और नौकर लोग, एम्प्लॉय लोगों के बीच में अगर प्रॉपर तरीके से हार्मोनी है, कोऑर्डिनेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल रहेगा, जो वर्क हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, वो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट रहेगा वहां पे। और हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट तो अपन अपने गोल अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे और सक्सेस अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। Taylor introduced the concept of mental revolution. This principle focused on change in the attitude of the employees and management toward each other. Both should realize their equal importance in the organization. ये जो FW टेलर है, इसने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट द मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन, लोग तो है लेकिन लोग जहां पे जो काम कर रहे हैं उनको मेंटल सैलरी तो मैं दे रहा, हाँ 1-1 लाख रुपए सैलरी दे रहा महीने का, लेकिन उनको मेंटली वो स्टेबल है क्या, मेंटली हैप्पी है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। ये नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया टेलर ने, द कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। दिस प्रिंसिपल फोकस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज का जो एटीट्यूड है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड रहता है कि एम्प्लॉय से सिर्फ काम करा के लेना, सैलरी कम देना, ये मैनेजमेंट का एटीट्यूड चेंज करो। एम्प्लॉयज लोगों का सैलरी बहुत सारी लेना लेकिन काम नहीं करना, ये भी एटीट्यूड जो है एम्प्लॉयज का और मैनेजमेंट का वो चेंज कीजिए और उनका मेंटली उन लोगों को इस तरीके से बनाइए कि एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी से अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट कर सके। इस तरह का मेंटल एटीट्यूड चेंज कर दीजिए और उसकी वजह से अपन अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। This concept emphasizes on mutual cooperation between workforce, that is employees and management. Due to cooperation, trust, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा, इंटरनल कंपटीशन विल टर्न इनटू हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। कोऑपरेशन मतलब क्या, सबको साथ लेके चलना, ना कि सिर्फ एक की सुनना। ग्रुप्स बनाए लेकिन पूरे ग्रुप की सुनिए, पूरे ग्रुप के क्या कहना है, पूरा ग्रुप क्या चाहता है वो देखिए, ना कि वो ग्रुप का कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके क्या इंटरेस्ट है, वो क्या कहता है उसको मत सुनिए। तो कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन वर्कफोर्स, द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। ड्यू टू द कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एक्सेट्रा, इंटरनल कंपटीशन विल टर्न्स इनटू हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट। सिर्फ मालक लोग जो चाह रहे हैं उसके हिसाब से नहीं चलिए। कभी कभी मालक लोगों ने जो भी निर्णय लेना है अपने एम्प्लॉयज को साथ में लेके, एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयज को क्या करना है। अगर मान लीजिए किसी दिन छुट्टी डिक्लेयर करना है तो सच में छुट्टी डिक्लेयर करे नहीं करे, इस तरह के कोऑपरेशन के साथ होना। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Proper division of work should be always be accompanied with the division of responsibility between the manager and employees. It helps for better performance of managers as well as employees. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जो अपन जिम्मेदारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले सेम उसी तरीके से जो अपने को हेनरी फंड ने कहा था, क्या कहा था, पूरा का पूरा वर्क जो है, पूरे के पूरे वर्क को स्मॉल डिवीजन में डिवाइड कर दीजिए और हर एक डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके एम्प्लॉयज को अलॉट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी।
डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले जो पूरा काम है, पूरे काम को अच्छी तरीके से एम्प्लॉइज के बीच में डिवाइड कर दीजिए और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। देख भाई, तेको परचेस का पूरा देखना है, तेको सेल्स का पूरा देखना है, तेको मार्केटिंग का पूरा देखना है। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दीजिए बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉइज के बीच में, एंड इट विल हेल्प टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉय। अगर अपन को उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, उसको मैं बोल देता देखो मैं पूरे अधिकार दे रहा, ये परचेस डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट को तू पूरा हैंडल कर। जैसे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तो वो अच्छे से काम करेगा। नहीं भाई, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे परचेस डिपार्टमेंट को हैंडल करने की, तो वो काम पर उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर अ ग्रेटर इफिशियंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। Best performance of any organization always depend upon the skill and capabilities of its employees to the great extent. Thus, the proper training development program to the employees whenever required is very essential. आप लोगों को देखा होगा जब भी अपन कोई बड़े कंपनी में ज्वाइंट होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा वो 6 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। 6 महीने की ट्रेनिंग रहेंगी और उसके बाद तू जॉब पे कंटिन्यू करेगा, ऐसा होता है। यस, अपन अगर अपना काम बढ़ाना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो ट्रेन तो होने चाहिए, वो डेवलप्ड होने चाहिए, तो उनको काम करने लायक होना चाहिए, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए, उनको प्रॉपर तरीके से डेवलप करिए। अगर उनको अपन ट्रेनिंग देंगे, प्रॉपर तरीके से डेवलप करेंगे तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगर वो काम अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम अच्छा होगा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस अचीव होगा। इसलिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू द एम्प्लॉइज देना चाहिए। आप लोगों को देखा होगा टीचर लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आते हैं बीच बीच में, जब भी न्यू सिलेबस आता है या फिर कुछ चेंजेस होते हैं, एक साल 2 साल में हर एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं। सेम उसी तरीके से अपने एम्प्लॉइज के लिए अगर न्यू टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी को हैंडल करते आना चाहिए, तो उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर अपने तो यहाँ पे इसलिए लिखा है द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर एम्प्लॉइज। दिस इज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थम्स। नेक्स्ट इज हार्मोनी नॉट डिसऑर्डर, mental revolution, cooperation not individualism, division of responsibility, and last is development of employer and employees for the greater efficiency and maximum prosperity. डेवलप कीजिए अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज लोगों को प्रॉपर इफिशियंसी के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए। नेक्स्ट यूजर आप लोगों को दिख रहा होगा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो पूरी टेक्निक्स है, ये पूरे के पूरे टेक्निक्स आप लोगों की कट हो चुके हैं, यहाँ तक की पूरी कट हो चुकी है। ये पूरा पेज 11 तक, पेज 10 का टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और पेज 11 तक का ये पूरा कट हो चुका है। आपकी जो एकेडमिक ईयर है 2021 का, उसमें से यह हट चुका है। उसी के साथ अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। इस चैप्टर के जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पेज नंबर 14 और 15 के ऊपर आप लोगों को कर लेना है। वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिए, वही क्वेश्चन आंसर कीजिए जो आपके रिलेवेंट इस साल के एकेडमिक ईयर में है। जो एकेडमिक ईयर में से हट चुका है सिलेबस में से, उसका मत कीजिए। क्लियर? इसके साथ अपन ने चैप्टर कंप्लीट किया। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट चैप्टर। गुड बाय।